लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लू लॉक के इस कमाल के सीजन का एपिसोड नंबर 9, जो कि खुद में बहुत ज्यादा ही कमाल का है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमको बेसिकली इतोशी रिन और इतोशी साई का बचपन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे इतोशी रिन यानी कि अपना रिन बाबू बहुत ज्यादा खुश होता है अपने साई को देख के, क्योंकि साई उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा कमाल का होता है। कैसे सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे और उसका भाई कितना ज्यादा कूल हुआ करता था। फर्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि इतोशी साई कोई इंटरव्यू ले रहा होता है, पर वो उस औरत को लल्लू पल्लू बोल के वहाँ से कट लेता है और दोनों भाई एक दूसरे को जीभ भी दिखा रहे होते हैं। बेसिकली दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद हमको दोनों फिर से दिखाए जाते हैं आइसक्रीम खाते हुए, जहाँ पे इतोशी रिन को जो आइसक्रीम मिलती है उसकी डंडी में विनर लिखा होता है, वहीं साई की डंडी में लूजर लिखा होता है, जो देख के साई थोड़ा सा तो इरिटेट होता है, पर ऑब्वियसली उससे कुछ कहता नहीं है। हमको ये भी बताया जाता है कि कैसे साई को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद रिन हमको फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने भाई को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा होता है, और अपने भाई को देखते देखते वो इतना ज्यादा कैप्टिवेट हो जाता है कि वो जिस गॉडजिला के टॉय से खेल रहा होता है उसको वहीं फेंक के गेम में सीधे कूद पड़ता है। फिर वो एक बहुत अच्छी सी किक मारता है, जिसको देख के साई भी इंप्रेस हो जाता है और उसको कहता है कि आज से तुम ही मेरे साथ खेलोगे। इसके बाद दोनों लोग मिलके कमाल का गेम खेलने लगते हैं, पर उससे पहले आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हमको इसागी के माँ बाप दिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इसागी इतनी बड़ी फील्ड पे खेल रहा होता है। उसके बाद हमको बाचिरा की मम्मी भी दिखाई जाती है। बाचिरा की मम्मी चिल्ला रही होती है कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो कि जुबरी तरैया कर रहे हो, अभी तक तुमने कोई गोल क्यों नहीं स्कोर किया है। इसके बाद वो इसागी के मम्मी पापा को थैंक यू बोलने लगती हैं, क्योंकि आज तक उनका बेटा इतना ज्यादा कभी भी खुश नहीं हुआ था फुटबॉल खेलते टाइम, और अगर हुआ है तो फिर इसागी के कारण ही। और फिर थैंक यू बोलने लगते हैं इसागी के माँ बाप भी। इसके बाद एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं चिगरी की मम्मी और दीदी, जो कि चिगरी की तरह बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। इसी कारण से करासु और ओतया उसको घेर के पूछने लगते हैं उसकी बहन के बारे में। इसके बाद एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है अंडर-20 टीम का मैनेजर और टकलू यानी कि जो पूरी जापान की फुटबॉल एसोसिएशन का हेड है, वो मैनेजर की बैंड बजाते हुए बोल रहा होता है कि स्पोर्ट्स में केवल रिजल्ट मैटर करते हैं, तुम्हारे प्लेयर जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। वो उसको लतियाने ही वाला होता है और कहता है कि मुझे कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। इसके बाद वंस अगेन एक और बार सीन कट होता है और इसके बाद हमको लॉकर रूम में लेके जाया जाता है ब्लू लॉक के, जहाँ पे सब लोग अपने अपने स्टाइल में खुशियां मना रहे होते हैं। हमको दिखाया जाता है कि ह्योरी और चिगरी बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बात कर रहे होते हैं रियो और नागी। रियो नागी से कहता भी है कि तुम अभी एक और गोल स्कोर कर सकते हो, जिसपे नागी कहता है कि ऑब्वियसली मैं करूंगा ही। इसके बाद एंट्री होती है हमारे अपने जनपाची ईगो की। ईगो कहता है कि यार गाइस चिल डाउन, अभी भी हम लोगों ने कुछ जीत नहीं लिया है, अभी भी आधा काम बाकी है, तो अभी से पगलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है कि स्टार्टिंग में हमारे अटैक पैटर्न वैसे भी काम नहीं कर रहे थे, हमारी जीत, हमारा ब्रेक थ्रू केवल इतोशी रिन के कारण हो पाया है, और उसकी मदद की है किसी और ने नहीं बल्कि इसागी यूइची की। जिस पे इतोशी रिन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कोई किसी की मदद की जरूरत थी, पर उनके 4 मैन डिफेंस को तबाह करने के लिए मुझे एक सैक्रिफाइस की जरूरत थी, और वो बस इसागी यूइची वहाँ पे था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। अगर वहाँ पे कोई और होता तो फिर मैं उसका इस्तेमाल करता। इसके बाद ईगो पूछता है इसागी से, तो क्या तुम केवल जिंदगी भर एक सैक्रिफाइस बन के रह जाना चाहते हो? जिसपे वो कहता है कि ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब इसागी भी अगले हाफ में गोल करने के लिए, अपनी कमाल दिखाने के लिए तैयार होता है। ईगो जाते जाते कहता है कि तुम लोग को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होना है, अटैक करते रहना और उनकी तिनचिक तैयार कर देना। इसके बाद सीन कट होता है और उनको दिखाया जाता है अंडर-20 टीम का लॉकर रूम। वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उनके हेड डाउन होते हैं। वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो क्या बेटर कर सकते थे, क्या बेटर नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमको दिखाया जाता है इतोशी साई, जो कि नहा धो के मॉइस्चर लगा के वहाँ से निकल रहा होता है, जहाँ पे टीम मीटिंग में बाकी सारे प्लेयर कह रहे होते हैं कि अगली बार क्या करना है। तब तक इतोशी साई कह देता है कि मुझे इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद सेंडो बोलते हुए सुनाई देता है कि बेसिकली हमारे टीम के कैप्टन आइकू और इतोशी साई के बीच में शर्त लगी थी, बेट लगी थी, प्रॉमिस हुआ था कि अगर अंडर-20 की टीम अपने आप से जीत सकती है तो फिर ये लोग शीडू को नहीं खिलाएंगे, पर क्योंकि ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर अब इतोशी साई का यहाँ पे रुकने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। और इतोशी साई यहाँ पे सबकी चेकिंग कर रहा था, ऐसा नहीं है कि इतोशी साई को यहाँ पे कुछ प्रूव करना था। ये देखने के बाद ओलिवर आइको कहता है कि भाई सच्ची बात तो यही है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, पर ब्लू लॉक की टीम बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे बिना हम लोग किसी भी हालत में नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए वो लोग तैयार हो जाते हैं शीडू को खिलाने के लिए। और मुझे यहाँ पे बड़ा वियर्ड लगा शीडू का कैसे इंट्रोडक्शन करा रहे हैं लगातार बार बार, जहाँ पे शीडू को डीवल मैन, डीवल बॉय, पता नहीं क्या क्या बोल दे रहे हैं। बेसिकली उसको एक डेथ ही घोषित कर दिया गया है। इसके बाद हमको रिन का पीओवी दिखाया जाता है। रिन सोच रहा होता है कि कैसे उसके बड़े भाई ने उससे बोला होता है कि अगर तुम जिंदगी भर केवल मेरे छोटे भाई रहते जाओगे तो तुम मुझे कभी भी सरपास नहीं कर पाओगे। बेसिकली वो उसको उकसाने की कोशिश कर रहा होता है और रिन सोच रहा होता है कि कैसे वो बदला लेगा, पर उससे पहले सीन कट होते हुए दिखाया जाता है और हमको फिर से वंस अगेन बचपन में लेके जाया जाता है रिन और साई के, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे साई दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनेगा और रिन बनेगा दुनिया का दूसरा सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर। ये दोनों लोग बहुत अच्छी सॉकर खेल रहे होते हैं और रिन को केवल साई के साथ ही सॉकर
पर खेलने में मजा आता था, क्योंकि उसके अलावा कोई और उससे कीप अप नहीं कर पा रहा होता है। फिर वापस सीन कट होता है और हमको वही रास्ता दिखाया जाता है जहाँ पे हमको पहली बार वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए दिखाए गए थे, और फिर से वो दोनों आइसक्रीम ही खा रहे होते हैं। साई बोल रहा होता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तब तुम मेरे बिना कैसे खेल पाओगे, जिस पर रिन कहता है कि वो कोई ना कोई रिप्लेसमेंट खोज लेगा, जिस पे साई कहता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से मेरा कोई रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। इसके बाद वो रिन से पूछता है कि तुम एक्चुअली में फुटबॉल खेलते टाइम सोचते क्या हो, जिस पर रिन कहता है कि वो बस एक हॉट स्पॉट खोजना चाहता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे पहुंचने के बाद सारे के सारे एनिमीज पैनिक करने लगे। उसके बाद साई कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि कल मैं स्पेन जा रहा हूँ दुनिया का बेस्ट क्लब ज्वाइन करने के लिए, रॉयल, और जब मैं 4 साल के लिए जाने वाला हूँ। इस बीच तुम मेहनत करते रहना, बिल्कुल भी मेहनत छोड़ना मत, जिस पर रिन कहता है ऑब्वियसली नहीं, वो कोशिश करेगा कि वो जापान का नंबर 1 प्लेयर बन जाए ताकि उसको स्काउट किया जा सके और दोनों लोग साथ में खेल सके। इसके बाद वो वाला दिन आ ही जाता है जब साई फाइनली जा रहा होता है। रेन उसको दूर से खड़े खड़े देख रहा होता है, काइंड ऑफ दुखी भी होता है, पर भाई दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है तो बेस्ट जगह तो ट्रेनिंग करनी ही होगी, इसी कारण वो अपने भाई को इजीली जाने देता है। इसके बाद बहुत सारे और मैचेस दिखाए जाते हैं जहाँ पे रेन खुद को प्रूव करने के लिए लगा रहता है, वो कैसे सबकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हुए खुद वन मैन आर्मी बनते हुए बहुत सारे मैचेस जीत रहा होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है कि वो कितनी ज्यादा रेजिमेंटेड तरीके से ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, जहाँ पे सब लोग घर चले जाते हैं पर फिर भी वो रात भर सॉकर खेल रहा होता है, इवन बर्फ भी गिरने लगती है। तब वहाँ पे आ जाता है इदोशी साय, जो कि अपने भाई को खेलता हुआ देख के बोलता है कि तुम्हारा लास्ट वाला शॉट कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, जिस पर रिन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब अब ये भी आए हो और प्यार इज्जत सम्मान देना तो छोड़ ही दो, अभी तुम्हारे मुझे गरियाने लग गए। अब यहाँ से जो भी इंटरेक्शन होने वाला है ये काइंड ऑफ वियर्ड है, ये लोग 4 साल से एक दूसरे से इतना दूर थे और फोन पे एक बात भी नहीं, कैसे इन लोगों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रिन आगे कहता है कि मैंने आपको बहुत बार टीवी पे देखा, आप तो भैया बहुत बड़े के प्लेयर हो गए हो, जिस पे साई कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इसी कारण से मेरा गोल अब अपडेट हो चुका है, अब मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर नहीं दुनिया का बेस्ट मिडिल फील्डर बनना चाहता हूँ। जिस पे रिन कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो बड़े भैया, क्योंकि मेरा सपना आपके सपने से ही स्टेम होता है, अगर आप दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर नहीं बनोगे तो मैं दुनिया का सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर कैसे बनूंगा। जिस पे दोषी साई कहता है कि तुम मेरे कारण तो फुटबॉल मत ही खेलो बेटा, मतलब अगर खेलना हो तो अपनी मर्जी से खेलो, मेरा नाम लेके मत खेलो। उसी बाद वो कहता है कि चल 1v1 कर लेते हैं, अगर तुम मुझे हरा लेगा तो मान जाएंगे तुम्हारी बात। इसके बाद इतोशी साई उसकी तरफ बॉल लेके दौड़ने लगता है और उसको बहुत इजीली से हरा भी देता है। हराते हराते वो बोलता है कि जो मैं 4 साल यहाँ पे था नहीं उसमें तुम कर क्या रहे थे, तुम इतने नल्ले बेरोजगार हो कैसे। और फिर फाइनली ब्रेक डाउन चालू हो जाता है रिन का। रिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, उसने सॉकर तो केवल अपने बड़े भाई के लिए शुरू की होती है, अगर बड़ा भाई नहीं खेल रहा है तो फिर वो करेगा क्या। सॉकर को खेल के वो सारी मेमोरीज याद कर रहा होता है और कैसे कि वो सब फॉल्स थी, कैसे उसका बड़ा भाई जैसा दिखता था वैसा था नहीं। इवेंचुअली उसको रियलाइज होता है अपना सब सामान तोड़ने के बाद ही, पर उसको रियलाइज होता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब भैया क्या बोल रहे हैं, जो चीजें पास में हो चुकी हैं वो तो रियल ही हैं और जो मोमेंट्स उन्होंने साथ में बिताए थे वो हमेशा ही रियल रहेंगे। और इसी कारण वो अपने भाई को कम्प्लीटली अब तबाह कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और खुद बनेगा दुनिया का नंबर 1 स्ट्राइकर। इसके बाद सीन कट होता है और हमको वंस अगेन लाइनअप दिखाया जाता है। रेन और इसागी ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं और वहाँ पे उनको एंटीना है डीमन यानी कि हमारा शीडू भी दिख जाता है, जिनको पूरी उम्मीद थी कि शीडू वहाँ पे होगा। इसके बाद हमको ईगो भी दिखाया जाता है। ईगो सोच रहा होता है कि चलो ठीक है भाई, शीडू को बुला लिया तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि शीडू के डिफेंस में खेलने के हमने बहुत सारे मेजर्स भी लेके रखे हैं। और उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि शीडू को बुलाया क्यों है, क्योंकि उनका जो मैनेजर है वो इतना कामयाब इतना काबिल तो नहीं है कि वो शीडू को कंट्रोल में रख पाए। और इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में कुछ बहुत ज्यादा एक्शन तो था नहीं, पर ये मच नीडेड ब्रेक था जो कि हमको चाहिए था, जो अभी तक लगातार चला आ रहा था उसके एक्शन में। वैसे मैं आपको बता दूं कि बचे हुए जो 2-3 एपिसोड हैं वो शायद सब एक ही साथ ड्रॉप हो सकते हैं, तो उसके लिए आप चैनल को विजिट करते रहिएगा, जैसे ही न्यूज कंफर्म होती है हम आपको वो भी बता देंगे। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।